नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक दयालु रानी और उसका गद्दार मंत्री। प्राचीन समय में एक राज्य था उदयंगर, जहां पर मुरली नाम का एक राजा राज करता था। राजा कायदे कानून और नियम का बहुत सख्त था, परंतु सिर्फ प्रजा के लिए। स्वयं कोई नियम कानून नहीं मानता था। सच है जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। राजा के राज्य में सुदूर एक गांव था, चंपापुर। उस गांव में एक निर्धन किसान धर्मा अपनी पत्नी और बेटी चांदनी के साथ निवास करता था। किसान बहुत ही निर्धन था। बहुत मेहनत कर किसी तरह अपने खेत से कुछ पैदा कर पाता था, परंतु राजा राजस्व मंत्री हर साल कर के रूप में उससे उपजाए अन्न का आधा हिस्सा ले लेता। उधर किसान की बेटी चांदनी सयानी हो चली थी। किसान को उसके विवाह की चिंता सता रही थी, परंतु वह करे तो क्या करे। सारा अन्न तो मंत्री हर साल लेकर चला जा रहा है। मंत्री की गुस्ताखियां इस कदर बढ़ रही है कि गांव के एकमात्र कुंबा, जिसे जमींदार का कुंबा भी कहा जाता है, उस पर पानी भरने पर भी टैक्स बांध दिया है। रोज एक सेर अनाज देने वाला ही उस कुंबे पर पानी भर पाएगा। अब गरीबों का गांव किसके पास इतने धन है कि पानी खरीद कर पी सके। आठ गांव के स्त्रियां पास के नदी से पानी भर लाती है। किसान की पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो जी, आप पानी खुद ही भर कर लाया करो। जवान बेटी को नदी में पानी के लिए भेजना ठीक नहीं। किसान बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अकेला आदमी कौन कौन सा काम कर सकता हूं। गांव के स्त्रियों के साथ अगर चांदनी पानी भरने जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना कि अकेले उसे पानी के लिए कभी मत भेजना। चांदनी के प्रति चिंतित होना किसान और उसकी पत्नी को लाजमी था, क्योंकि चांदनी बहुत सुंदर थी। उसके जैसी लड़की दूसरी कोई नहीं थी। कहा गया है कि स्त्री यानी बेटी, बहू, पत्नी या घर की कोई भी स्त्री धन और भोजन को हमेशा दूसरों की नजर से ढक कर रखने चाहिए। तो किसान बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता में रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा कि इस तरह हम कितना दिन बेटी को अपने घर में रखेंगे। पिछले कई वर्षों से हम सिर्फ भोजन भर ही धन कमा पाते हैं, ऊपर से हर दूसरे साल सुखाड़। मंत्री का मनमाना टैक्स तो हमें जिंदगी भर गरीबी से उबरने नहीं देगा। अब आप बेटी के विवाह के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए। आप राजा के पास जाइए और बेटी के विवाह के लिए धन की मांग कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजा मदद करने में आनाकानी नहीं करेगा। किसान पत्नी की बात मान राजा के दरबार में जाने को तैयार हो गया। राजा के दरबार से उसका गांव काफी दूर था, तो वह बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन राजदरबार के लिए निकल पड़ा। परंतु राजदरबार पहुंचने में किसान को बहुत विलंब हो गया। वह जब राजदरबार पहुंचा तो राजा का दरबार खाली हो चुका था। राजा भी अब उठकर अपने विश्राम गृह में जाने वाला था, तो किसान ने राजा से गुहार लगाई कि महाराज, मैं आपके साम्राज्य के एक गांव चंपापुर का रहने वाला हूं। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूं। आप मेरी अर्जी सुन लीजिए। राजा इतनी बात सुन किसान से बोला, आगंतुक, तुम अपनी बात इत्मीनान से कहो। क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? किसान ने बताया कि महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरा नाम धर्मा है। मैं बहुत मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। आपके मंत्री मेरी आमदनी में से आधा अन्न कर के रूप में ले लेते हैं, जिसके चलते मुझे कोई बचत नहीं हो पाती है।
मेरी एक बेटी है जो अब सयानी हो चली है। मुझे उसके विवाह के लिए धन चाहिए। आप दया सिंधु हो, आपकी थोड़ी सी मदद से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। राजा बोला, पहली बात कि मंत्री आधा अन्न कर में ले लेता है, इसकी जांच कराऊंगा। दूसरी बात कि तुम धन पाने के पात्र हो या नहीं, इसका भी पता लगवाऊंगा। परंतु दोनों में से कोई भी बात असत्य निकली तो तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। आधा कर वसूलने वाला मंत्री भी दरबार में ही बैठा था। उसे उम्मीद ही नहीं था कि भोले भाले गांव वाले राजदरबार में राजा से शिकायत करने भी आ सकते हैं। उसने सोचा कि अगर राजा ने गुप्त तरीके से जांच करा दिया तो मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। राजा भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे फांसी चढ़ा देगा। मंत्री अपना शैतानी खोपड़ी से अपनी बचाव का उपाय सोचने लगा। राजा ने किसान से कहा कि तुम अपने घर जाओ, सही जांच के बाद तुम्हें तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए पैसे मिल जाएंगे, परंतु बात असत्य होने पर फांसी के लिए भी तैयार रहना। किसान वापस अपने गांव चंपापुर लौट गया, परंतु मंत्री को अब चैन कहाँ था। वह रात में ही चंपापुर पहुंच गया और जमींदार से मिला। जमींदार और मंत्री के मिली भगत से ही वह प्रजा से आय के आधा कर वसूलता था। उसने जमींदार के साथ मंत्रणा किया कि इस गांव के लोगों को अन्न और धन देकर अपने पक्ष में कर लेने चाहिए, क्योंकि कल को कोई जांच करने आया और उस किसान के अलावा किसी ने भी हमारे खिलाफ मुंह खोल दिया तो आपकी जमींदारी और मेरा मंत्री पद चला जाएगा। ऊपर से राजा नाराज हुआ तो फांसी भी तय है। जमींदार ने उस किसान को छोड़ सभी के घर 5-5 बोरी अन्न भेजवा दिए और सबसे कहलवा दिया कि कोई जांच करने आएगा तो कह देना कि मंत्री जी कर में आमदनी के 10वां हिस्सा ही लेते हैं। तुम्हारी गवाही के बाद हम तुम्हें 100 असरफिया और देंगे। दूसरे दिन राजा ने अपने राजकुमार से कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, आने वाले समय में तुम्हें ही राजगद्दी संभालनी है, इसलिए तुम्हें पहले से ही प्रजा में पैठ बनाकर रखने चाहिए। आज तुम चंपापुर जाओ, वहां से 2 चीजों की जांच करनी है। पहला, राजस्व मंत्री के खिलाफ शिकायत है कि वह प्रजा से आय का आधा कर वसूल रहा है, जो एक भ्रष्टाचार है। दूसरा, तुम्हें एक किसान जिसका नाम धर्मा है के घर जाकर पता लगाना है कि वह वास्तव में गरीब है या फिर गरीबी का नाटक कर रहा है। अगर वास्तव में गरीब हुआ तो उसे 500 मुहरें उसे दे देना। उसे अपनी बेटी का विवाह करना है। राजकुमार दूसरे दिन चंपापुर पहुंच गया। उसने गांव के घर घर जाकर पहले पता किया कि मंत्री उनसे कितना कर वसूलता है। उसे हर घर से एक ही जवाब मिला कि मंत्री जी तो हमारी आमदनी का 10वां हिस्सा ही कर वसूलते हैं। मंत्री जी बहुत नेक और भले इंसान हैं। राजकुमार बहुत क्रोधित हो उस किसान के घर गया जिसका नाम धर्मा था, जिसने मंत्री के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। उस वक्त किसान और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ उनकी बेटी चांदनी थी। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी तो देखता ही रह गया। उतनी सुंदर लड़की तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। राजकुमार कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भूल गया और लड़की को देखता रहा। लड़की बोली, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? और आप हैं कौन? किस लिए यहां आए हैं? राजकुमार बोला, मैं उदयंगर साम्राज्य का राजकुमार हूं और आपके पिता से मिलने आया था। उन्हें यह बताने आया था कि उनके एक झूठ ने उनका प्राण संकट में डाल दिया है। मेरे पिताजी महाराज मेरे राजमहल लौटते ही उन्हें राजमहल बुलाकर फांसी पर लटका देंगे। राजकुमारी बोली, मेरे पिता कभी असत्य नहीं बोलते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पिता ने कौन सी बात असत्य बोली है?
राजकुमार बोला, वही तो बताने आया था और आपके पिता को साथ लेकर राजमहल लौटने वाला था। परंतु लड़की बोली, परंतु क्या? राजकुमार बोला, मुझे आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया है और जिससे प्यार हो जाता है प्रेमी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। चांदनी बोली, राजकुमार, ये प्यार आपका क्षणिक भ्रम मात्र है, क्योंकि जब कोई पुरुष सुंदर स्त्री देखता है तो उसके मन में ऐसा विचार आता है और स्त्री भी किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो उसके मन में वही विचार आता है, परंतु दोनों में थोड़ा फर्क होता है। पुरुष अपनी दिल की बात जुबान पर ला देता है, जबकि स्त्री दिल की बात दिल में ही छुपा लेती है, फिर उसे एक सपना समझ भूल जाने की कोशिश करती है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप मेरे पिता की गलती बताइए कि उन्होंने कौन सा झूठ बोला है। राजकुमार बोला, आपके पिता धर्मा ने राजस्व मंत्री के खिलाफ झूठा दोषारोपण किया है कि वह आमदनी का आधा कर वसूलता है, जबकि मैंने घर घर जाकर पता किया तो सबने कहा है कि मंत्री तो आय का 10वां हिस्सा ही लेता है। चांदनी बोली कि राजकुमार, कभी कभी देखी और सुनी बात भी असत्य होती है, इसके लिए आपको महाराज से थोड़ा समय लेना होगा और आप गोपनीय तरीके से पता लगाइएगा तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। राजकुमार का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, चांदनी से मिलने का और समझने का वक्त मिल जाएगा। हम विवाह तो इस लड़की के साथ ही करूंगा। वह राजमहल लौट गया और अपने पिता से सही तरीके से जांच के लिए 1 माह का मोहलत मांगा। राजा ने राजकुमार को 1 माह का मोहलत दे दिया। राजकुमार गोपनीय ढंग से भेष बदल कर पता लगाने लगा कि वास्तव में मंत्री कितना कर वसूलता है। उसे स्त्रियों से पता चल गया कि मंत्री कर तो आधा ही वसूलता है, परंतु धर्मा के घर को छोड़कर सभी के घर 5-5 बोरी अन्न भेजवाया है। बदले में सभी को धर्मा के खिलाफ बोलना है। वह राजा के दरबार में बेदाग साबित हो जाता है तो सभी को 100-100 मुहरें और देगा। राजकुमार को हकीकत पता चल चुका था। उसे चांदनी के सलाह पर बहुत गर्व हुआ। राजकुमार को और भी प्यार चांदनी के लिए उमड़ आया। उसने मंत्री के खिलाफ शिकायत का पता तो दूसरे दिन ही लगा लिया था, परंतु चांदनी से मिलने की चाहत में वह इस बात को राजा से नहीं बताना चाहता था। वह रोज किसी न किसी बहाने चांदनी से मिलने जाया करता था। जब राजकुमार ने चांदनी की तारीफ उससे की और बताया कि तुम्हारे सुझाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, जांच में पता चल गया है कि तुम्हारे पिता निर्दोष हैं और हमारा मंत्री जालसाज है। चांदनी ने कहा कि आपको यह बात तुरंत महाराज से बता देने चाहिए, वरना मंत्री आपके खिलाफ ही कोई बड़ी साजिश कर सकता है। वैसे आपसे प्यार तो मुझे भी हो गया है, परंतु जब तक न्याय नहीं हो जाता मुझसे मिलने ना आया करें। राजकुमार बोला, मैं तुमको देखे बगैर रह ही नहीं सकता। चांदनी बोली, यह प्यार हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। राजकुमार बोला, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूं और विवाह भी तुमसे ही करूंगा। बस 1 माह की देर है। मैं जानता हूं कि मेरे पिता इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मेरी मां मेरा साथ देगी। राजकुमार के विवाह के आश्वासन पर चांदनी उससे रोज कहीं ना कहीं छुप कर मिला करती। इधर मंत्री को पता था कि राजकुमार मेरे खिलाफ साबुत जुटाने के चक्कर में लगा हुआ है। उसने एक दिन पता चला कि राजकुमार तो किसान के बेटी के साथ कोई और चक्कर चला रहा है। उसने छुप कर देख भी लिया कि दोनों रोज नदी किनारे मिला करते हैं। मंत्री को बहुत सुनहरा मौका मिल गया। वह राजा के पास आया और बताया कि महाराज, राजकुमार क्या न्याय करेंगे?
वो तो किसान के बेटी के मोह जाल में फंस गए हैं। राजा बोले, ये क्या बकते हो? हमारा राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो किस पर दोषारोपण लगा रहे हो। तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। मंत्री बोला, आप राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। राजा बोला, तुम जानते हो मैं न्यायप्रिय राजा हूं। अगर राजकुमार की गलती पकड़ी गई तो उसे भी फांसी चढ़ा दूंगा। उस किसान और उसकी बेटी को भी फांसी चढ़वा दूंगा। राजा मंत्री के साथ देखने के लिए गया तो मंत्री की बात सत्य निकली। राजकुमार किसान की बेटी के साथ प्यार में लीन था। राजा यह देख आपे से बाहर हो गया। उसने राजकुमार और किसान की बेटी को गिरफ्तार करा लिया। उसने किसान को भी बंदी बनवा लिया। मंत्री बहुत खुश हुआ कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया। राजा अपनी कब्र खुद खोद रहा है। राजा राजकुमार, किसान और किसान की बेटी को बंदी गृह में डलवा दिया तथा घोषणा किया कि आज के तीसरे दिन तीनों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। जब यह बात रानी को पता चला कि राजा ने राजकुमार को फांसी चढ़ा देने का ऐलान कर दिया है तो बहुत घबरा गई। उसने पहले राजा को समझाने की कोशिश की कि राजकुमार को आप मुक्त कर दें, परंतु राजा ने किसी की एक नहीं सुनी। उधर मंत्री खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसने चंपापुर के गांव वालों को 100 सोने की मुहरें तुरंत बंटवा दिया और बेसब्री से राजकुमार को फांसी चढ़ने का इंतजार करने लगा। इधर रानी अपने इकलौते राजकुमार को बचाने के लिए जी जान से लग गई। वह चंपापुर पहुंच गई और घर घर स्त्रियों से मिली। स्त्रियां 100 मुहरें पाकर बहुत खुश थी। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रानी ने स्त्रियों से कहा कि वह मंत्री का सही राज बताने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 सोने की मुहरें और नख से सीख तक स्त्रियों को गहने से ढक देगी। औरतें तुरंत मंत्री का सारा राज उगलने लगी। उसने बताया कि मंत्री ने 5 बोरी अनाज देकर किस तरह सबको अपने बस में किया और कल ही सबको 100 मुहरें दे गया है। रानी तो पहले से ही जानती थी मंत्री गद्दार है। उसकी बुरी नजर राजमहल पर लगी हुई है, परंतु मूर्ख राजा कुछ समझ नहीं पा रहा। रानी ने सभी स्त्रियों से कहा कि आप सभी को मेरे साथ राजभवन चलना होगा और ये मुहरें राजा को लौटाना होगा। उसके बाद मैं 1,000 मुहरें आप लोगों को दूंगी ही। राजा से भी 1,000 मुहरें दिलवा दूंगी। रानी ने गांव की सभी स्त्रियों को साथ ले राजभवन आए। इधर राजा मंत्री के साथ किसान और उसकी बेटी को पहले फांसी दे देने का मंत्रणा कर रहा था कि रानी के साथ चंपापुर के स्त्रियों को देख मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। स्त्रियां आते ही सभी मुहरें राजा के सामने रख दी और बताया कि मंत्री ने हमें किस तरह रिश्वत देकर राजकुमार और किसान के खिलाफ बरगलाया था। राजा मंत्री के खुराफाती दिमाग पर हैरान हुआ और अपने सेनापति से बोला कि मंत्री को इसी वक्त फांसी चढ़ा दो। चूंकि किसान की बेटी ने राजकुमार से प्यार करने का दुस्साहस किया है तो फांसी तो उसे भी चढ़ना पड़ेगा। रानी राजा का फैसला सुन आपे से बाहर हो गई और बोली, तब तो महाराज फांसी तो मुझे भी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कोई महाराजा की बेटी नहीं थी। मैं आपके एक कामगार की बेटी थी। आपने मुझसे प्रेम विवाह किया और मैं भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके कामों में मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। आपके मन में गरीबों के प्रति मैल भरा हुआ है, मैं नहीं जानती थी, परंतु आज देख लिया है। आपको अपने बेटे और पत्नी की खुशी से कहीं ज्यादा दौलत से प्यार है। शायद आपकी नजर में राजकुमारियां सोने के खजाने से पैदा होती हैं, परंतु सत्य यही है कि राजकुमारी हो या किसी गरीब की बेटी, उसको जन्म एक स्त्री ही देती है। आप राजकुमार के प्यार को इस तरह नहीं मिटा सकते। आप अपनी सड़ी हुई सोच बदलिए।
और किसान की बेटी को अपनी बहू स्वीकार कीजिए। राजा की आंखें खुल चुकी थी। वह अपने पागलपन पर पछता रहा था। उसने रानी को ही अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया। अब किसान की बेटी राजकुमार की रानी बन चुकी थी। एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से वार्तालाप कर रहे थे, तो रानी ने सवाल किया कि इस संसार में इस वक्त सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा ने कहा कि इसका निर्णय तो विद्वान लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए दूर दूर देशों के विद्वानों की राय लेनी पड़ेगी। वहीं इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वास्तव में इस संसार में महादानी कौन है। राजा ने विद्वानजनों की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। उसने सैकड़ों राज्यों से विद्वानों को आमंत्रित किया। सभी ने अपनी अपनी राय रखी। उनमें से लगभग सभी ने राजा विक्रमादित्य को ही संसार का सबसे बड़ा दानी राजा बताया, परंतु एक साधारण सा दिखने वाला विद्वान ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मैं अपने विद्वान भाइयों की राय से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि संसार में सिर्फ विक्रमादित्य ही महादानी है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि महाराज विक्रमादित्य दानी नहीं है, बल्कि दानी है परंतु महादानी नहीं। विद्वानों ने ब्राह्मण से सवाल किया कि वही बताएं कि इस संसार में महाराजा विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन है। तब ब्राह्मण ने बताया कि समुद्र के पार एक नगरी है जहां का राजा कृतिमान है, जो अपने को बहुत छोटा राजा मानते हैं, परंतु वह रोज अपनी प्रजा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान करते हैं। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। यह बात सुन कई विद्वानों ने इसका विरोध किया कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और आप सुनी हुई बात को सच बता हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर बात असत्य निकलती है तो आप मुझे सूली चढ़ावा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। राजा ने ब्राह्मण के अटूट विश्वास पर, उसकी निर्भीकता और सत्यवादिता की प्रशंसा की और बहुत सारी असरफियां देकर ब्राह्मण को सम्मान के साथ अपने दरबार से विदा किया। राजा का एक मित्र एक बैताल था, जो हवाई मार्ग से कहीं भी आने जाने में सक्षम था। राजा ने उसे बुलाया और उससे आग्रह किया कि तुम मुझे राजा कृतिमान के नगर में पहुंचा दो। राजा ने अपना बहुत साधारण भेष बनाया और वैताल ने उन्हें कृतिमान के नगर में पहुंचा दिया, और वैताल खुद नगर से बाहर पेड़ पर रहकर राजा को आने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर राजा एक कामगार बनकर राजा के दरबार में कोई काम मांगने गया। राजा कृतिमान ने कहा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो। तो कामगार बने राजा विक्रमादित्य बोले कि आप जो काम दे देंगे मैं वही काम कर दूंगा। मनुष्य को तो वह भी काम करने चाहिए जो कभी किसी ने ना किया हो। कृतिमान ने कामगार को गार्ड का काम दे दिया। राजा को तो कोई एक ठहरने का बहाना चाहिए था। दूसरे दिन राजा ने देखा कि कृतिमान 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा अपनी प्रजा में बांट दे रहा है। उसके बाद भोजन करने गया है। ब्राह्मण की बात बिल्कुल सत्य निकली। अब राजा को यह जानने की उत्सुकता जागी कि कृतिमान ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा पाता कहां से है। वह क्षद्म भेष बना दूसरी सुबह कृतिमान के पीछे लग गया। कृतिमान एक देवी के मंदिर में गया, देवी की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर से बाहर आया। बाहर एक तेल का खौलता हुआ कुंड था, जिसमें कृतिमान निःसंकोच कूद गया। वह तेल में खौल कर पक गया। उसके बाद वहां 7 यक्षिनियां आई
और राजा कृतिमान को खा गई। बस बच गया राजा का अस्थि पंजर। यक्षिणी के चले जाने पर देवी मां प्रकट हो गई और राजा की अस्थि को स्पर्श किया। राजा पुनः अपनी वास्तविक रूप में जी उठा। उसके बाद देवी मां ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा की थैली भेंट में दी। राजा वहां से वह थैली लेकर अपने दरबार में आया और उस थैली में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा निकाल प्रजा में बांट दिया। राजा विक्रमादित्य को अब सारा रहस्य समझ में आ चुका था। दूसरे दिन राजा कृतिमान के महल लौट आने पर विक्रमादित्य अकेले देवी के मंदिर में गया और पूजा अर्चना के बाद खौलते कुंड में कूद गया। तेल में पक जाने पर यक्षिणियां आई और राजा को खा गई। बस शेष अस्थि पंजर ही बच गया। यक्षिणियों के जाने के बाद देवी मां प्रकट हुई और अस्थि को स्पर्श किया। राजा पहले जैसा जी उठा। माता ने उन्हें मोहरों की थैली भेंट में दी, परंतु विक्रमादित्य ने नहीं लिया। इस प्रकार राजा यह कार्य 8 दिन तक करता रहा। 9वें दिन देवी मां प्रसन्न हो वह थैली ही राजा को दे दी, जिसमें से रोज 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा कृतिमान को देती रही थी। उसके बाद माता अपनी मंदिर के साथ उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन राजा कृतिमान देवी के मंदिर गया, परंतु वहां मंदिर ना पाकर बहुत दुखी हुआ। वह काफी चिंता में अपने दरबार लौट आया। वह दुखी मन से प्रजा से कुछ कहना चाह रहा था। शायद यही कहना चाह रहा था कि अब आज से किसी को कोई दान नहीं दे पाऊंगा। परंतु राजा विक्रमादित्य ने उन्हें वह थैली दे दी और कहा कि महाराज, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। आपको रोज मरते देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वह किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं वह थैली ले आया हूं जिससे मनचाहा दान आप करते रहेंगे। रोज रोज मरने से आपको मुक्ति मिल गई है। अब यह थैली आप अपने पास रख लीजिए। राजा कृतिमान ने कहा कि आज तक तो मैं यही समझता था कि दुनिया में मैं एकमात्र दानी हूं, परंतु आपने सिद्ध कर दिया कि आप जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं। कृतिमान राजा विक्रमादित्य को गले से लगा लिया। 2-4 दिन आतिथ्य स्वीकार कर राजा विक्रमादित्य बैताल के साथ अपने महल लौट आए। बैताल ने महारानी से बताया कि संसार में हमारे महाराज जैसा दानी कोई नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।